हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल है जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट या झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तीनों का सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से। क्वेश्चन का पैटर्न काफ़ी डिफरेंट होता है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कि बीपीएससी स्टेट अदर स्टेट का किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप उससे पैटर्न समझ सकते हो क्वेश्चन पूछने का और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। इससे एक आप आइडिया ले सकते हो। साथ में आपको 10 प्रैक्टिस सेट जिससे आप बेटर तैयारी कर पाओ। आपकी तैयारी कितनी हुई है इस प्रैक्टिस सेट से आप जा सकते हो खुद को। साथ में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 11-12 का एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एमसीक्यू और साथ में जिस टॉपिक से ज़्यादा पिछले बार क्वेश्चन पूछे गए थे या ऐसे टॉपिक्स जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वो सारे टॉपिक से आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये सब कुछ आपको प्रॉपर गाइड दिया जाएगा। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले हमने एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और 1 से 20 तक क्वेश्चन कल के वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन, निम्नांकित में पाक्षिकरण की अवधारणा सबसे पहले किसने दी है? तो पहला ऑप्शन है जोगिंद्र सिंह, ऑप्शन बी है टीके ओमेन, या ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास, या ऑप्शन डी मैकिम मैरियट। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इसे वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लो, क्योंकि हर बार ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन है, एक बंधक और बहुबंधक समूह का परिचय समाजशास्त्रीय साहित्य में किसने कराया था? पहला ऑप्शन है ई दुर्खिम, सी एच कुले, आर विरस्टीड, या ऑप्शन डी है पी ए सोरोकिन। ध्यान से क्वेश्चन को आंसर टिक आउट करना, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करना। तो क्वेश्चन 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हम समितियों के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं का, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था? आपने ये बीपीएससी में भी देखा होगा क्वेश्चन, आपने पिछली बार एग्जाम में पूछा भी गया था। किसने कहा था कि हम समितियों के सदस्य हैं ना कि संस्थाओं का? गिलिन और गिलिन, आगबन, मैकाइवर, या ऑप्शन डी है के डेविस। तो इस स्टेटमेंट को आप याद जरूर रखना। मैं हमेशा आपसे कहते आता हूँ कि स्टेटमेंट और बुक के राइटर हमेशा आपके एग्जाम में सवाल 20 से 25 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए इस स्टेटमेंट को आप जरूर नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकाइवर और पेज। काका कालेकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या था? मतलब जो पिछड़े वर्ग थे उनका मापदंड करने के लिए कौन सा स्केल को मेजर किया गया था, किस आधार पे उनका निर्धारण किया गया था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है व्यक्ति, परिवार, जाति, या उनका व्यवसाय। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पिछड़े वर्ग को लेकर आर्टिकल कौन सा होता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 340। 340 आपके पिछड़े वर्ग को लेकर बात करता है, जो कि 1953 में राष्ट्रपति के आदेश पर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। इसे भी आप याद रख सकते हो। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपने देखा होगा जातिक वर्ग पे आरक्षण मिलता है, चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सब कुछ आपके जाति के निर्धारण किया जाता है, जो कि 1953 में इसे लागू किया गया था अपने इंडिया में। इसे आप जरूर याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आप देख भी सकते हो हर एक पॉइंट को यहाँ पर लिखा भी है। 340 आर्टिकल और 1953 में राष्ट्रपति के आदेश पर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। इसे आप नोट डाउन जरूर करना। एक पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया है?
मैंने कल का वीडियो में आपको बताया भी था त्रिस्तरीय नियम। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट किया हुआ है उसमें भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा। पहला ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, सेंट साइमन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लो। हर बार एक क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस सेट में शामिल किया था क्योंकि हर बार ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछे त्रिस्तरीय नियम तो अगस्त कॉम्टे का नाम आप याद जरूर रखना। कौन कौन से वो 3 नियम है? तो पहला है आपका आध्यात्मिक, सेकंड है तात्विक और प्रत्यक्षवादी। ये 3 आपके त्रिस्तरीय नियम है। देखो यहाँ पर दिया भी क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना, आपके एग्जाम में काम आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, समाज शास्त्र का अतीत काफी ज्यादा लंबा है किंतु इसका इतिहास काफी ज्यादा संक्षिप्त है। ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन है के डेविस, रॉबर्ट बिरस्टेड, दुखिम या ऑप्शन डी है मैकाइबर एवं पेंच। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीर स्टीड। याद रखिएगा, सोशियोलॉजी हैज नो लॉन्ग पास्ट ओनली ए शॉर्ट हिस्ट्री। ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? तो चलिए इसका ऑप्शन पहले देख लेते हो। पहले ऑप्शन है आपका परिवार, स्कूल, सम समूह और मीडिया। अगर आपने मेरे से क्लास पहले से अटेंड करते आ रहे हो तो मैं हर वीडियो में आपको बताते आता हूँ कि हर आपका जो समाजीकरण है 2 तरह का होता है। ऐसे 3 तरह में इसे डिवाइडेड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी, जिसे आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के नाम से जानते हो। प्राइमरी में आपका परिवार आता है, सेकेंडरी में आपका स्कूल और मीडिया आ जाएगा और तृतीय में आपका सम समूह आ जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कौन समाजीकरण का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके समाजीकरण के हिस्सा हैं। जैसे कि मैंने जस्ट आपको क्लियर भी किया, परिवार आपका प्राइमरी में आएगा, स्कूल और मीडिया आपका सेकेंडरी हो गया और सम समूह आपका तृतीय हो गया। 3 तरह के समाजीकरण होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीय, जिसे आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के नाम से जानते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ देख भी सकते हो कि प्रश्नगत विकल्प सही नहीं होने के कारण आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। मतलब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को काउंट नहीं किया गया था, इसे स्किप कर दिया गया था। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जो आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऑलरेडी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप सारे क्वेश्चन को 1 से 2 बार ज़रूर अटेम्प्ट करना। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो कम से कम वीडियो को 2 बार देखा करो, क्योंकि 2 बार आप वीडियो देखते हो तो आप प्रॉपर नोट डाउन भी कर सकते हो क्वेश्चन को और आप हर क्वेश्चन को आंसर याद भी कर सकते हो। क्योंकि हर एक सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप पेपर देने जाओगे आप खुद उस टाइम याद करोगे कि मैंने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस सेट में देखा था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। इसलिए ऐसे गलती ना हो, इसलिए कम से कम अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो 2 बार वीडियो देखो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद मत करना, हर एक लाइन को रीड करना, जिससे आपका जो आपका कॉन्फिडेंट है प्लस आपका जो कमियां हैं वो आपका पूरा फुलफिल हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। निम्नलिखित में कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? ऑलरेडी हमने सवाल पहले भी कर चुके हैं। पहला ऑप्शन है एमिल दुर्किम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर या ऑप्शन डी है अगस्त कॉम्टे। तो क्वेश्चन 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अगस्त कॉम्टे। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि विज्ञानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था। तो सबसे पहले गणित, उसके बाद खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और लास्ट में आता है आपका समाज शास्त्र। इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको क्रम सही में लगाने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप इसे सही क्रम में सजाइए, तब जाकर अगर आपको याद ना हो तो आप उसमें फंस सकते हो। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29, नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति, ये किसने कहा था? क्या ये बर्गेस ने कहा था, एंडरसन ने कहा था, घुरिये ने कहा था या ऑप्शन डी राव ने कहा था? तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। जाति एक प्राकृतिक सिद्धांत है, किसने कहा? जी.एस. घुरिये, डी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले या ऑप्शन डी है जे.एच. हटन।
तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जब कोई हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह उच्च या प्रायद्वीप जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्म कांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम आधुनिकीकरण कहते हैं, सार्वभौमिकरण कहते हैं, पश्चिमीकरण कहते हैं, या ऑप्शन डी है संस्कृतिकरण? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप जरूर याद रखना। जब कोई एक जाति को अपने चेंज करता है या फिर अपने रीति रिवाज को, कर्म कांड को, जब उसे अपने हिसाब से या फिर समाज के दबाव को चलते जब उसे बदल लेता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं संस्कृतिकरण। मतलब जो आप हिंदू हो, अगर आपका जो रीति रिवाज है उसे आप चेंज कर देते हो, उसे आप इस्लाम के तौर पर या आप दूसरे धर्म के तौर पे अपना लेते हो, या फिर आप इस्लाम से हो और हिंदू रिवाज अपना लेते हो, तो आपका जो संस्कृतिकरण है, जो आपका कल्चर है, उसे आप चेंज कर रहे हो, उसकी प्रक्रिया, उसके प्रोसेस को आप चेंज कर रहे हो। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संस्कृतिकरण। निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है? पहला ऑप्शन है कानून, जेल, धर्म, या ऑप्शन डी है अराज्य। आपसे पूछा जा रहा है फॉर्मल सोशलाइजेशन लॉ के बारे में। मैंने कल का वीडियो में आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में बताया था। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। याद रखिएगा, कानून के लिए एक रूल एंड लॉ रेगुलेशन होता है जो कि एक फॉर्मल है, क्योंकि आप बिना ड्रेसअप का, बिना आप कुछ डिग्री लिए आप नहीं बन सकते, कानून आप नहीं बना सकते। उसके लिए एक और फॉर्मल रूल एंड रेगुलेशन होता है। सेम जेल में भी एक आपका ड्रेस कोड होता है, राज्य का भी एक अपना रूल होता है, लेकिन धर्म जो है एक सामाजिक नियंत्रण नहीं है, आपका एक इनफॉर्मल है। धर्म जो है एक अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, ना कि औपचारिक। ठीक है, इसे आप याद जरूर रखना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है उसे हम क्या कहते हैं? कल का वीडियो में या परसों का वीडियो मैंने सेम क्वेश्चन, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कंप्लीट किया है, सेम क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करके जाते हो आप, सेम क्वेश्चन जो पिछले बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन सेम आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसे कि अभी जस्ट पेपर हुआ था बिहार स्टेट 2024, जो बिहार स्टेट 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से सिर्फ 50% आप यकीन नहीं करोगे, जो भी बिहार स्टेट का पेपर दिया, अगर आपका कोई फ्रेंड्स, कोई कलीग है, आप उनसे बात करो, सेम 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट आपको देखने को मिला था आपके जस्ट जो अभी एग्जाम हुआ है। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कंप्लीट करके जाना अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, क्योंकि उससे आपका 15 से 20 क्वेश्चन सेम देखने को मिलता है। मिनिमम आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको बताना है कि जब अगर आप सपोज करो यादव हो और आपकी शादी होती है ब्राह्मण से या भूमिहार से, जो लड़की होती है भूमिहार कास्ट की है, और आप जो लड़का है वो एक यादव जात या कुशवाहा मान सकते हो, उस कास्ट से हो, और आपकी शादी कोई बड़े उच्च कास्ट की लड़की से शादी होता है, तो उसे आप क्या कहोगे, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किसने सामूहिक प्रतिनिधान को अवधारणा दी है? पहला ऑप्शन है वेबर, एमल दुर्किम, अगस्त कॉम्टे, या ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। ये भी सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया था, सामूहिक प्रतिनिधान, जो कि एमिल दुर्किम में दिया है। ऑलरेडी हमने मैक्स वेबर, एमिल दुर्किम, अगस्त कॉम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर से हर टॉपिक से टॉप 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया हुआ है। आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट करना, क्योंकि 4 टॉपिक ऐसे हैं जो ये टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे इस 4 टॉपिक से, जो कि हर बार आपके एग्जाम में इन 4 टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा मिलेगा, ये गारंटी है। तो क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में प्रश्न बेरोजगारी कहाँ पर पाई जाती है? पहला ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, या ऑप्शन डी है सेवा क्षेत्र में। थोड़ा आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप अगर आपने इकोनॉमिक्स 9, 10 में, 11, 12 में थोड़ा बहुत भी पढ़ी होगी तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र में।
निम्नलिखित में किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं को विकसित किया है? पहला ऑप्शन है एसी दुबे, जीएस घुरिये, मैकिम मैरियट या ऑप्शन डी है आंद्रे बेटे। तो क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में जजमानी व्यवस्था को सबसे पहले किसने अध्ययन किया था? कल के वीडियो में सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे और इस बार भी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पहला ऑप्शन है एसी दुबे, एम एन श्रीनिवास, एच एम जॉनसन या ऑप्शन डी है डब्ल्यू एच वाइवर। तो कल के वीडियो मैंने आपको बताया था जजमानी व्यवस्था जिसे एक्सचेंज व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है कि अगर आप अनाज देते हो, अनाज के बदले आपको पैसे मिल जाएंगे, अनाज के बदले आपको ज़मीन मिल जाएंगे, उसको कहा जाता है जजमानी व्यवस्था, जो कि डब्ल्यू एच वाइजर के द्वारा सबसे पहले इसे स्टार्ट किया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, धर्म निष्पक्षताकरण का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है सभी धर्मों को समान देना, किसी धर्म पर विश्वास ना करना, प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अगर आप किसी भी कास्ट से हो, कोई भी रिलीजन है आपका, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के लिए आपको सेम रिस्पेक्ट देना चाहिए, सेम आपको आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर कास्ट अपने नज़र में सबसे अच्छा होता है, इसलिए हर एक दूसरे को कास्ट को आपको रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए और उसकी इज्जत भी करनी चाहिए। तो क्वेश्चन 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपको बताना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति को किसने कहा पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया है? पहला ऑप्शन है बी एस गुआ, जी एस घुरिये, काका कालेकर या ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था, जो कि स्टेटमेंट थी, अगर आप जब इतिहास पढ़ोगे, जो कि जी एस घुरिये के द्वारा कहा गया था ये स्टेटमेंट, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा विवाद, आप जाकर आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, जब आप गूगल करोगे तो बहुत सारे आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा इनको लेकर विवाद हुआ था। तो क्वेश्चन 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन प्रघटन शास्त्र का प्रणेता माना जाता है? पहला ऑप्शन है लारी स्पेरलिंग, अल्बर्ट हर्सल, पीटर बर्गर या ऑप्शन डी है टी लुकमान। तो क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा श्वेत वसन अपराध है? उठाईगिरी, घूर्तगिरा, चोरी या ऑप्शन डी है घूसखोरी। तो जो ऐसे इंसान घूसखोरी खाते हैं, आपने देखा होगा मैक्सिमम घूसखोरी आपके गवर्नमेंट जॉब में होता है, तो उसे कहा जाता है श्वेत वसन अपराध। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, इसे आप याद रख सकते हो, आपके आने वाले एग्जाम के लिए सवाल देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट से है, आपको बताना है कि किसने परिभाषित किया है सामाजिक परिवर्तन के केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। पहला ऑप्शन है जिन्सबर्ग, डेविस, गिलिन और गिलिन या ऑप्शन डी है मैकाइबर और पेज। तो क्वेश्चन 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? इस क्वेश्चन को पहले आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लो। जब भी आप सोशियोलॉजी पेपर देने जाते हो, ये सवाल आपके हर बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले बार एग्जाम में आपको जब मैं प्रैक्टिस कराया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें भी ये सवाल देखने को मिला था और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी शामिल है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना। तो याद रखना जो आपकी आयु होती है, आयु आपको डिसाइड करता है कि आप बाल अपराधी हो कि एक वयस्क अपराधी हो। अगर आप 18 साल से नीचे हो तो आप बाल अपराधी काउंट किए जाओगे, अगर आपका एज 18 प्लस है तो आप वयस्क अपराधी काउंट किए जाओगे। ये सब कुछ डिसाइड होता है आपके एज के अकॉर्डिंग, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में किसने समाज के साम्यवादी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? पहला ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, एमिल दुर्किम, मैक्स वेबर या ऑप्शन डी है अगस्त कॉम्टे।
तो क्वेश्चन 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग के लिए ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन और आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पे हमने क्वेश्चन रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत जल्द आपको टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग है और जो सिलेबस से आपको जिस टॉपिक से ज़्यादा पिछले बार क्वेश्चन पूछे गए थे उस टॉपिक से क्वेश्चन बनाना हमने स्टार्ट कर दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके आप अपना सहयोग बना सकते हो, जिससे हमें और ज़्यादा एनर्जी मिले और ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। तो प्लीज़ जितने लोग वीडियो देख रहे हो कम से कम आप सब लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपको बताना ना पड़े, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें टाइम वेस्ट ना हो, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किया जा सके। इसलिए आप खुद से जब भी वीडियो पे आते हो, आपको जब भी टाइम मिले वीडियो के पूरे जब तक वीडियो चलता है उस टाइम कभी भी आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है? तो प्लीज़ आप सब वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45, गोल गधेरों को किस जनजाति में संबंधित है? आपने देखा होगा जनजाति से हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। उसी में से एक जनजाति है गोल गधेरो। तो किस जनजाति से संबंधित है आपको ये बताना है। भील, नायर, टोडा या ऑप्शन डी है खड़िया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो गोल गधेरो है वो किस राज्य में देखने को मिलता है। तो आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, इस राज्यों में आपको गोल गधेरो देखने को मिलता है जो कि संबंधित है आपके भील से। जे एस मिल ने कॉम्टे के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? पहला ऑप्शन है सोशल फिजिक्स, इकोलॉजी, एटोलॉजी या ऑप्शन डी है सोशल फिलोसफी। तो आपको पता होगा सबसे पहले समाजशास्त्र का नाम आपको क्या दिया गया था? इथोलॉजी दिया गया था, मतलब नीति शास्त्र। किसने सजेस्ट किया था? तो जे एस मिल ने। ठीक है? जो जे एस मिल थे, कहाँ गया जे एस मिल? जे एस मिल यहाँ पर, जे एस मिल ने अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का नाम प्रस्तावित किया था पहले इथोलॉजी, जिसे आप नीति शास्त्र के नाम से जानते हो। लेकिन जो विद्वान थे, समाजशास्त्री थे, उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया। तब जाकर समाजशास्त्र नाम पर मोहर लगा और अभी तक हम समाजशास्त्र के नाम से इसे जानते हैं। लेकिन अगर आपसे कभी पूछ ले कि समाजशास्त्र को नाम चेंज करने का सुझाव किसने दिया था, तो याद रखिएगा जे एस मिल ने। कौन सा नाम सुझाव किया था? तो नीति शास्त्र, इथियोलॉजी। ठीक है? इसे आप जरूर अपने नोटबुक में नोट डाउन आप इसे जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है कृषक समाज आधा समाज, ऐसा किसने कहा? मतलब जो कृषि समाज होते हैं वो एक आधा समाज होते हैं। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था? तो ये स्टेटमेंट जॉर्ज फास्टर के द्वारा कही गई थी। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जब हम परिवार के व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम समिति कहते हैं, संस्था कहते हैं, समुदाय कहते हैं या एक्सटर्नल समूह कहते हैं? तो इसे कहा जाता है समिति। ऑप्शन ए। भारत में सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? आपने देखा होगा आरक्षण को लेकर हर राज्य में अपनी अपने नियम है। कहीं पर आपका 27 है तो कहीं 28, कहीं पे 22। लेकिन आपको बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितना आरक्षण प्रतिशत किया गया था, आपको ये बताना है, ना कि आपको स्पेसिफिक किसी स्टेट का। तो भारत के अगर आप नज़र से देखते हो तो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रतिशत निर्धारित की गई है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी है? पहला ऑप्शन है ए गिंडेस, लेवी स्ट्रॉस, टी पार्सन्स या ऑप्शन डी है सासुरे। ससुर नहीं है, सासुरे। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे आप याद रखना। और एक बात, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर जितने भी आपके पीडीएफ होते हैं या फिर भी कोई अपडेट न्यूज़ जो आपकी वैकेंसी किसी स्टेट में आती है, फिर कोई टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ आता है, सब कुछ आपको वहाँ पर अपडेट मिल जाता है। तो आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 है समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श रूप की अवधारणा किसके द्वारा विकसित किया गया? पहला ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे, एमिल दुर्किम, मैक्स वेबर या ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर।
तो क्वेश्चन 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। किसने कहा कि मातपान अनियंत्रित पीना है? डब्ल्यू सी रैकल्स, डब्ल्यू रोजर, ई एच जॉनसन या ऑप्शन डी है ई एस बोगारस। तो क्वेश्चन 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखना। परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्य का सही क्रम क्या है? आप चारों ऑप्शन रीड करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यवसाय और केवल व्यवसायी जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, ये किसका मत है? काफी इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है, तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा, आर नेसफील्ड। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दी है? पहला ऑप्शन है के एम कपाड़िया, एम एन श्रीनिवास, जी एस गुरिये या ऑप्शन डी है ए आर देसाई। तो क्वेश्चन 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, पैरेटो या ऑप्शन डी है आगवन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो आगवन की उनकी पुस्तक थी सोशल चेंज, जो कि 1922 में प्रकाशित की गई थी और उसे दो भागों में बांटा गया था। सबसे पहले आप इसे आंसर याद हो गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वो दो पार्ट कौन कौन से थे, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो। पहला आपका है भौतिक संस्कृति और दूसरा है अभौतिक संस्कृति, तो आप इसे याद जरूर रखना। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। मैंने आज के वीडियो में नंबर ऑफ क्वेश्चन को इंक्रीज किया है, क्योंकि आप लोग का डिमांड था कि क्वेश्चन और ज़्यादा कराया जाए, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। तो मेरे पास भी काफ़ी कम टाइम बचता है, स्कूल से आने के बाद 4 बजे 4:30 तक घर पहुंचता हूं, तो थोड़ा सा टाइम का लेकर ज़्यादा इशू हो रहा है। लेकिन आपका डिमांड था तो उसे पूरा करना जरूरी था, इसलिए मैंने आज के प्रैक्टिस सेट से आपको डेली नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज किया गया है। तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि हर एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 57 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? 1911 में, 1931, 1881 या 1880। तो क्वेश्चन 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित में किस पुस्तक में जिक्र किया है? आपको मैंने कल के वीडियो में बताया भी था, जितने भी एम एन श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक लिखी है उसका मैंने एक पूरा डिटेल आपको बोला भी था कि आप सारे पुस्तक नाम इनका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कभी भी आपके नाम पूछे जा सकते हैं। तो आपको बताना है कि संस्कृतिकरण श्रीनिवास के किस बुक में इसकी जिक्र की गई है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लेना। वास्तविक और सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया? पहला ऑप्शन है नाडेल, एमिल दुर्किम, आरके मटन या ऑप्शन डी है रेडक्लिफ ब्राउन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सामान्य सामाजिक संरचना को दो भागों में इसे डिवाइड किया गया था। पहले था वास्तविक संरचना और दूसरा है आपका सामान्य संरचना, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा रेड क्लिफ ब्राउन, जो कि दो भागों में इसे डिवाइड करता है। यहाँ पे आप नाम देख भी सकते हो, पहला है आपका वास्तविक संरचना और दूसरा आपका सामान्य संरचना, इसे भी आप नोट डाउन जरूर करना। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार हर पेपर में सवाल आपको देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी दो शब्द सोशियस और लोगोस से मिलकर बना हुआ है। लोगोस किस भाषा का है, आपको ये बताना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा जो लोगोस वर्ड है एक यूनानी भाषा का लिया गया शब्द है। ठीक है, जो कि ग्रीक से बना होता है, जिसका अर्थ होता है समाज का विज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करने लगते हैं, तब इस दशा को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उस दशा को हम सामाजिक विघटन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। समाज शास्त्र में सामाजिक संबंधों के विषय में ये कथन किसका है? मैकाइवर एवं पेंच का, गिलिन एवं गिलिन, गेंडिक्स या ऑप्शन डी या एमिल दुर्किम।
तो याद रखिएगा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विषय है। यह स्टेटमेंट आपका मैकाइवर एवं पेज का है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मुस्लिम विवाह क्या है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन, आपको बताना है कि मुस्लिम विवाह क्या है। एक पवित्र संस्कार है, एक समझौता है, या ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मुस्लिम विवाह एक समझौता माना जाता है, क्योंकि जब भी उनकी शादी होती है तो उनके जितने भी मतलब सामान दिए जाते हैं या कुछ भी उनका एक्सचेंज होता है एक दूसरे के प्रति, वो सब कुछ एक पेज में एक नोट डाउन किया जाता है कि कौन किसने क्या स्टेटमेंट दिया है, कौन क्या सा उन्हें गिफ्ट दिया है, कितने पैसे दिए गए, ये सब कुछ एक नोट पे लिखा जाता है, जो कि एक समझौता के रूप में इसे माना जाता है। तो क्वेश्चन 63 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एक समझौता। भारत में सामुदायिक विकास योजना को कब शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा, भारत में सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 1952 से किया गया था। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसने पूंजीवाद को विकास को प्रोटेस्ट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप जरूर विवेक क्वेश्चन टिक आउट करना और नाम याद रखना। जो आपके जर्मन के समाजशास्त्री थे मैक्स वेबर ने, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं। ये मानव समाज के सदैव विद्यमान में रहने वाले पहलू है। ये किसने कहा था? तो एक स्टेटमेंट है, जो कि स्टेटमेंट दी गई थी किसके द्वारा, आपको ये बताना है। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि जो क्वेश्चन है आपका सही नहीं है, क्योंकि जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, और स्टेटमेंट गलत होने के चलते इस क्वेश्चन को शामिल नहीं किया गया था अपने प्रश्न में। तो इसे हम स्किप कर देंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन गलत है तो इसका आंसर बताने से कोई फायदा नहीं है, तो आप इसे स्किप कर देना। क्वेश्चन नंबर 67 है, सामाजिक अस्थिकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जंगीरें, जातीय और सामाजिक वर्ग, ये किसने इसे डिवाइड किया, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है जॉनसन, बोटोमोर, पार्सन्स, या ऑप्शन डी है समनर। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? मार्क्स स्पेंसर, कोजर, हर्बर्ट स्पेंसर, या ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो क्वेश्चन 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69 से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। क्वेश्चन नंबर 69 है, शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। शारदा एक्ट आपने नाम सुना होगा, जब 1929 में 1929 28 सितंबर को इसे लागू किया गया था अपने भारत में, जो कि इस बारे में बताता है कि जो लड़के की उम्र 14 साल से कम है और 18 साल तय की गई थी। पहले आपने देखा होगा 14 साल लड़की की उम्र पे, मतलब 14 साल के बाद लड़की की शादी होती थी, जो कि इस नियम को लाकर 18 साल का किया गया। फिर बाद में इसे चेंज करके लड़कियों का उम्र 18 साल किया गया और लड़कों का उम्र 21 वर्ष किया गया। अगर आपका एज 18 से ऊपर है तभी आप शादी कर सकते हो, और लड़कों के लिए 21 वर्ष तय किया गया, जिसे आप शारदा अधिनियम के नाम से जानते हो। कब आया था? तो याद रखना 28 सितंबर 1929। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, बाल विवाह। तो आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल 49 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो, अगर आपने स्कोर अपने नोट डाउन किया होगा तो 49 में आपका स्कोर क्या रहा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और एक बात, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार आप देखा करो। हर क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए, और हर जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, मैं आपको अलग से बताता हूँ कि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसे जरूर नोट डाउन करो, और वीडियो को 2 बार ज़रूर देखो अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप हर एक पॉइंट को अच्छे से रीड करो, सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करने के चक्कर में मत रहना। अगर जब आप हर एक पॉइंट को रीड करते हो तो आपका जो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है प्लस आपकी जो कमियाँ हैं उसे पूरा कॉन्फिडेंट फुलफिल होता है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। जब आप पेपर देने जाओगे ऑटोमेटिक आप सारे क्वेश्चन का आंसर आपको याद होता है। अगर आपने पेड नोट्स अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो आप लोग के लिए 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि आपका बीपीएससी स्टेट अदर स्टेट का, जिससे आप एक आइडिया मिल सकता है क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है। साथ में 10 प्रैक्टिस सेट, जिससे आप प्रैक्टिस करके खुद को जज कर सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी है, कितना स्कोर कर पा रहे हो। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज, और साथ में टॉपिक वाइज एमसीक्यू, जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उस टॉपिक से हमने कई बार
कितने सारे टॉपिक हमने रेडी किया हुआ है सिर्फ आप लोग के लिए, जिससे आप बेटर तैयारी कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में, साथ में आपको प्रॉपर गाइडेंस। अगर कोई भी डाउट होता है आपके एग्जाम रिलेटेड, आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो। प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा, ये सिर्फ 300 के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे डेली ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो अगर आप फ्यूचर को लेकर सीरियस हो, अपनी नौकरी को लेकर सीरियस हो तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। और लाइक करके जाना, बिल्कुल भी मिस मत करना लाइक करना, प्लीज़ कर देना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोग के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।